हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोपैथी। आज हम लोग अगला एफोइज्म यानी एफोइज्म नंबर 5 के बारे में समझेंगे। इसका टाइटल है द फंडामेंटल काउज। पिछले एफोइज्म में यानी एफोइज्म 4 में हम लोगों ने द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ के बारे में जाना था। इस एफोइज्म में हम लोग डिजीज के काउज के बारे में जानेंगे। तो एफोइज्म 1 से लेके 4 तक हैनीमैन ने फिजिशियन के बारे में बताया है, फिजिशियन और क्योर के बारे में बताया है कि फिजिशियन को कैसे क्योर करना है। फॉर एग्जाम्पल एफोइज्म 1 में हैनीमैन ने बताया है कि फिजिशियन का मिशन क्या है। एफोइज्म 2 में हैनीमैन ने आइडियल क्योर के बारे में बताया है। एफोइज्म 3 में फिजिशियन का नॉलेज के बारे में बताया है कि फिजिशियन को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। एफोइज्म 4 में हैनीमैन ने प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ फिजिशियन को टाइटल दिया है। तो उन्होंने यह बताया था कि फिजिशियन को प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कब मानेंगे। तो एफोइज्म 1 से लेके एफोइज्म 4 फिजिशियन और उसके नॉलेज और क्योर से रिलेटेड था। अब 5 से हम डिजीज से रिलेटेड बातें को समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। एफोइज्म 5 में हैनीमैन कहते हैं, यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द एक्यूट डिजीज एज ऑल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन द होल हिस्ट्री ऑफ द chronic disease to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to a chronic miasm. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relations, his age, sexual function, etc. are to be taken into consideration. तो इस एफोइज्म को अच्छे से समझने के लिए इसके लाइन बाय लाइन को लेकर के चलते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला लाइन, यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर। हैनीमैन फिजिशियन को असिस्ट करते हैं कि उन्हें क्या क्या यूजफुल पॉइंट्स हैं जिन्हें वो समझना है, उनको जानने की जरूरत है ताकि क्योर हो पाए। तो वो कौन कौन से यूजफुल पॉइंट्स हैं हम आगे देखते हैं। द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द एक्यूट डिजीज, यानी हमें वो पर्टिकुलर को नोट करना है जिसके कारण एक्यूट डिजीज हुआ है। तो वो पर्टिकुलर कॉज क्या है? वो होता है मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज। एक्साइटिंग कॉज क्या होता है? एक्साइटिंग कॉज एक्यूट डिजीज को होने में प्रमोट करती है या एक्साइट करती है कोई भी डिजीज को होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो ठंडी हवा में, जो बाहर सर्दी में टहलने जाता है और उसके बाद उसको ठंडी हवा लगने के कारण सर्दी जुकाम के लक्षण होने लगते हैं, तो यहाँ पे ठंडी हवा एक्साइटिंग कॉज के काम करती, तभी अचानक उसके सर्दी जुकाम वाले लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ठंडी हवा एज ए एक्साइटिंग कॉज काम करती है। तो हमें एक्यूट डिजीज में उस एक्साइटिंग कॉज को देखना है और उसके बाद उसके अनुसार ही हमें ट्रीटमेंट करना है। As also the most significant points in the whole history of the chronic disease, और सेम उसी तरह हमें हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक डिजीज को लेकर के भी वो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को नोट करना है, वो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को समझना है जिससे हम क्रोनिक डिजीज को ठीक कर सकें। यहाँ पर आप लोगों के मन में डाउट होगा कि हम एक्साइटिंग कॉज को क्रोनिक डिजीज में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक्साइटिंग कॉज एक्यूट डिजीज को प्रमोट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ठंड लग करके तबीयत खराब हो गई या बुखार होने लगा। लेकिन क्रोनिक डिजीज में तो लंबे समय से बीमारी जारी रहेगा, तो वो पेशेंट आपको वो स्पेसिफिक रीजन नहीं बता पाएगा
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तभी आपको वो मेन कॉज क्रोनिक डिजीज का पता चल पाएगा। तो हेनीमैन आगे बताते हैं, To enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to a chronic miasm, ताकि फिजिशियन क्रोनिक डिजीज में वो डिस्कवर कर सके कॉज जो कि फंडामेंटल कॉज होता है, और वो क्या होता है, क्रोनिक मियाज्म होता है। मियाज्म क्या होता है? मियाज्म हमारा इनविजिबल डायनेमिक डिजीज प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल रखता है। तो हेनीमैन मियाज्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सोरा, सिफिलिटिक और साइकोटिक। सोरिक मियाज्म में मेनली स्किन रिलेटेड डिजीज होता है, स्किन रिलेटेड एरप्शंस के कारण होता है। फॉर एग्जांपल एक्जिमा हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, तो इनसे रिलेटेड डिजीज सोरिक में आता है। साइकोटिक में आता है रूमेटिक कंडीशंस, गाउट और इंफ्लेमेटरी कंडीशंस इन्वॉल्विंग यूरोजेनिटल सिस्टम्स, लीवर, गॉल ब्लैडर डिजीज, रीनल स्टोन फॉर्मेशन। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी आते हैं जैसे हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, बेनाइन और मैलिग्नेंट ग्रोथ में भी पेशेंट का कंडीशन डैम्प ह्यूमिड वेदर में वर्स हो जाता है। सिफिलिटिक कंडीशन में ये फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमास एंड अदर मैलिग्नेंट ग्रोथ्स के लिए। तो आगे हेनीमैन बताते हैं, In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic, यानी investigations करते वक्त हमें physical constitution of the patient का ध्यान में रखना है कि patient का physical constitution क्या होता है। Physical constitution में patient का physical makeup, कि patient कैसा दिखता है, उसका temperament यानी character क्या है, थर्मल सेंसिटिविटी, रिलेशंस विद हीट एंड कोल्ड यानी पेशेंट चिली है या हॉट है, डिजायर्स एंड एवर्जन्स फॉर फूड, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हैबिट्स इंक्लूडिंग एडिक्शंस यानी वो अल्कोहलिक है या फिर स्मोकिंग करता है या नहीं, प्रीडिस्पोजिशन फॉर सर्टेन डिजीज नोन एज डायथिसिस, पेशेंट का डायथिसिस क्या है। इसके अलावा हमें और क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, His moral and intellectual character, यानी पेशेंट का व्यवहार कैसा है, उसका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर कैसा है। His occupation, ऑक्यूपेशन क्यों मैटर करता है, क्योंकि अगर वो ऑफिस वर्किंग अगर पेशेंट है तो फिर उसके स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम उसके बैठने के तरीके से हो सकता है, या फिर अगर कोई इंडस्ट्रियल में काम कर रहा है तो उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, तो इसलिए ऑक्यूपेशन भी जानना जरूरी होता है। मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, पेशेंट अपने घर पे कैसे रहता है, उसका रहन सहन क्या है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट अगर हमेशा टीवी देखते रहता है तो हो सकता है उसके आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पेशेंट कभी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता है, दिन भर आराम करते रहता है, तो उससे उसको डिजीज होने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस कारण से हमें पेशेंट का मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स भी जानना जरूरी पड़ जाता है। सोशल, वो सोशल है कि नहीं, उसके फ्रेंड्स है कि नहीं, या फिर वो अकेले रहना पसंद करता है, और अगर फ्रेंड्स है, सोसाइटी से घुल मिल है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इन्फेक्टेड है, तो ये सब भी जानना जरूरी पड़ जाता है। एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, उसके घर में उसके फैमिली के साथ कैसा व्यवहार है, क्योंकि ये भी बहुत मायने रखता है। अगर घर की रिलेशन सही नहीं है तो इसका माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए उसके डोमेस्टिक रिलेशंस के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। हिज एज, यानी पेशेंट का एज भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारी होती है जो पर्टिकुलर एज में होती है। फॉर एग्जाम्पल एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन या फिर रूमेटिज्म ओल्ड एज में कॉमनली सीन होती है, और कोई ऐसी बीमारी होती है जो कि बाय बर्थ हो सकती है, तो इसलिए हमें डिजीज को जानने के लिए पेशेंट का एज का भी जानना जरूरी हो जाता है। सेक्सुअल फंक्शन, पेशेंट का सेक्सुअल फंक्शन के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। हमें कपल से पूछना जरूरी पड़ जाता है कि उनके आपसी संबंध कैसे हैं और उनकी सेक्सुअल लाइफ कैसी चल रही है, एक्सेट्रा आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो इन सभी बातों के अलावा और भी जो जरूरी बातें हैं उनको लेकर के हमें क्रोनिक केस को कंसिडर करना चाहिए।
तो एफोरिज्म 5 में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी बजा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एफोरिज्म यानी एफोरिज्म नंबर 6 के साथ।